नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार पर सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के प्रस्तावों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए साफ कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की रफ्तार और तेज करनी है। सरकार जल्द ही 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का एक साथ भूमि पूजन कराने जा रही है और ये प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की तस्वीर बदलने वाला कदम माना जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में आए 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब जमीन पर उतरने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि निवेशकों से लगातार संवाद हो, उनके सवाल तुरंत हल हों ताकि प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो सकें। सरकार की नीतियों का बड़ा असर सामने आया है। 7,85,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में ही रोजगार पा चुके हैं। मुख्यमंत्री का फोकस है कि प्रदेश में बने रोजगार, प्रदेश में चले उद्योग और निवेशकों को पारदर्शी वातावरण मिले। इसी दिशा में सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर के अंत तक अधिकतम उद्योग इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन कराया जाए। औद्योगिक विभाग जल्द ही 2 लाख करोड़ की इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन करेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 नवंबर को इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का भी अनावरण इसी कॉन्क्लेव में हुआ है, जिसमें आईटी, ड्रोन, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ईवी, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि क्षेत्रों में निवेश और भूमि आवंटन नीति, प्रोत्साहन इत्यादि पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय सेना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया गया था। 1-to-1 उनसे चर्चा हुई। भारतीय सेना के मेजर कर्नल गौतम महाजन, ब्रिगेडियर एम.एस. रंधावा जैसे बड़े अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। कॉन्क्लेव में निवेश और उद्योग संवर्धन के लिए 9 कंपनियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र भी जारी किए गए हैं। इस कॉन्क्लेव की समस्त गतिविधियों से 15,996 करोड़ रुपए का निवेश एवं लगभग 64,085 रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश और में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में 7 महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए गए हैं। इसी प्रकार से स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का भी अनावरण हुआ है। यह नीति राज्य को भारत की स्पेस टेक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। भावांतर योजना जो शुरू की गई 13 तारीख को देवास से, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर यह कितना उतर रहा है ताकि प्रदेश तरक्की कर पाए, प्रदेश प्रगति कर पाए, ये बहुत जरूरी है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इन्होंने इस पर फोकस करते हुए कहा कि जल्द ही इन्हें धरातल पर उतारा जाए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना है। सचिन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद जैन है। आनंद जैन जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। निवेश आए या सिर्फ एमओयू हुए, इस सवाल अक्सर विपक्ष की जुबान से सामने आता है, लेकिन अब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जिस तरीके का फोकस इस पर दिखा रहे हैं, नए रोजगार जनरेट होंगे, अलग अलग सेक्टर्स में हमें विकास देखने को मिलेगा, प्रदेश प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ेगा। पहला रिएक्शन आपका सचिन जी। पराग भाई, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत नमस्कार, आपको नमस्कार, और मेरे जो को पैनलिस्ट आनंद जी है उनको बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, प्रदेश के युवा को उसकी योग्यता अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और यही कारण है, इसकी परिणति इससे पता चलती है कि वर्ष 2025 को जो बना रहे हैं वो हम लोग निवेश और रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
और इसी के माध्यम से आप देखिए, इसी के माध्यम से जीआईएस की अगर मैं बात करता हूं तो आज लगभग ये 30 लाख करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव हैं वो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिससे 21,77,000 से अधिक रोजगार के सृजन होगा। तो ये वो चीजें हैं जो इस बात को बताती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो युवाओं के रोजगार को लेके गंभीर भी है और उस दिशा में सतत रूप से कार्य भी कर रही है। और सिर्फ प्रस्ताव पारित में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप देखिए कि अभी 300 लगभग 12 लाख करोड़ से अधिक के 890 ऐसे प्रस्ताव हैं, जिसमें से कि 392 प्रस्ताव के ऊपर कार्य हो रहा है और उनको एलओआई भी मिल गया और भूमि आवंटन भी उनको हो चुका है। तो ये वो चीजें, इससे भी लगभग 2.85 लाख रोजगार के अवसर सृजित हो गए। आप पीएम मित्र पार्क को उठा के अपन देखते हैं तो आप उसमें भी 3 लाख से अधिक रोजगार के सृजन उपलब्ध होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश में के दौरे करे, जापान के, जर्मनी के, यूके के, दुबई के इनके दौरे करे, वहां से भी आमंत्रित किया है कि यहाँ आए और निवेश करें आके मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश की आज की तारीख में जो पृष्ठभूमि जो है, जो मध्य प्रदेश का वातावरण जो है, मध्य प्रदेश की जो सुविधाएं बाहरी लोगों को, निवेशकों को जो उपलब्ध करवाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आके और निवेश कर सके, उसलिए उनको आमंत्रित किया जाता है। अब अपने को देखना सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हैं, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं युवा भी प्रदेश का उस तरफ आकर्षित हो रहा है। और युवा इसी तरह अब जो किसी जमाने में आप ये देखेंगे कि 2003 के पहले हम बात करूं, मध्य प्रदेश का युवा अक्सर रोजगार के हिसाब से बाहर जाया करता था। अब वो परिस्थिति नहीं है। आप भोपाल के आसपास के क्षेत्र उठा के देखिए, आप उज्जैन के आसपास क्षेत्र उठा के देखिए, आप जबलपुर देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे कि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो या उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा हो। ठीक है आनंद जैन जी, क्या ये मान रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश निवेशकों का अब हब बन रहा है? चूंकि जिस तरह से निवेश को लेकर कोशिश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और अब उन्होंने ये कहा है कि 2.5 लाख करोड़ के काम तो ऐसे हैं जिनका एक साथ भूमि पूजन होगा, तो इससे अलग अलग सेक्टर्स को बड़ा फायदा होने जा रहा है प्रदेश को। आपका इस पर क्या मानना है आनंद जी? भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई और अभी 1 साल के अंदर अगर ये 30,77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ला रही है और तो फिर भूमि पंजीयन करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब प्रोजेक्ट में संशय है। फिर इन्होंने जो आंकड़े अभी मैंने सुने कि 7,85,000 लोगों को रोजगार दे दिया, तो वो आंकड़े कहाँ है? सब फर्जीवाड़ा है। अपनी इज्जत को बचाना है। जितने इन्वेस्टर मीट किए, हकीकत यह है कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी इंडस्ट्रियल कन्क्लेव करके हार गई और इनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, ना युवाओं को रोजगार मिला है। ये बिल्कुल हकीकत है जमीनी। इसलिए ये एक ही कार्यक्रम को जिले वाइज कर रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश वाइज कर रहे जा रहे हैं और उसके बाद हम फिर वापस उन सब चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। और अगर आपने 7 लाख आनंद जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। में कितने लोगों को रोजगार दिया? तो ये क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी एक नोटंकी की सरकार है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और 1.5 साल में मोहन यादव जी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 20 साल से शिवराज जी ने क्या किया? हमारा तो ये प्रश्न है कि 20 साल से शिवराज जी नहीं कर पाए, उसको मोहन यादव जी करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ अगर आपने किया होता काम तो आज इतने लोगों को रोजगार मिलता, उतनी इंडस्ट्रियां लगाती। आप बताइए 20 साल में आपने कितने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, कितनी इंडस्ट्रियां नहीं लगी, कितने लोगों को रोजगार दिया? आप तो ये आंकड़ा बता दे, तब हम भरोसा करेंगे कि मोहन यादव जी ने जो काम किया है वो सफल होगा। आनंद जी विकास तो एक सतत प्रक्रिया है ना, और ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में उन 20 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया। क्या आप ये कह सकते हैं और ये आप जो कह रहे हैं वो सही है एकदम? क्या विपक्ष में होना ही, विपक्ष में होने का मतलब सिर्फ विरोध करना है? सवाल ये भी है, चूंकि बीजेपी बार बार इस बात को कहती है सर कि जो निवेश आ रहा है ये क्या है। एक मिनट सर, आनंद जी ये जो निवेश आ रहा है ये क्या है? ये क्या आपको नहीं लगता कि रोजगार के अवसर पैदा करेगा? ये आपको नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर आगे होगा जो सरकार कर रही है? स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग सेक्टर्स में निवेश आएगा तो ये कहां जाएगा? प्रदेश के विकास ही तो होगा इससे। सरकार ईमानदारी नहीं है, नहीं तो इतनी इन्वेस्टर मीट करने की जरूरत क्या थी? बाहर के लोग तो तैयार है इंडस्ट्री लगाने को, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है एमपी में,
न उसकी फैसिलिटी ठीक है। है, न कोई चलिए, इस पर गवर्नमेंट दे रही है। हाँ। तो इस पे और 20 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, 40% इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, आपको कर्जा लेके प्रदेश चलाना पड़ रहा है। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ ठीक है, चलिए मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सचिन जी के पास जा रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है सचिन जी। आनंद जी कह रहे हैं कि आप निवेश ले आएंगे, लेकिन उससे होगा क्या जब तक प्रदेश उसके लिए तैयार नहीं होगा। सड़क, बिजली, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि निवेशकों को चाहिए होंगी अपना निवेश करने के लिए। अलग अलग जो आपके संसाधन है, अगर वो नहीं मिलेंगे उद्योगों को, तो कैसे उद्योग फिर आगे बढ़ पाएंगे, कैसे निवेश धरातल पर उतर पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना जरूरी है। क्या उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये बड़ा सवाल आनंद जी का है। सचिन जी बताइए। देखिए पराग भाई, प्रदेश का वातावरण जो है वो इतना उद्योग को लेकर इतना अनुभव है, ये इस बात को दर्शाता है कि जिस प्रकार से निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति निवेश के प्रस्ताव तब देता है जब वो उसका पूरा मुआयना कर लेता, सर्वे कर लेता कि हाँ यहाँ की जो भूमि है वो इस लायक है कि नहीं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लायक है कि नहीं, यहाँ पे बिजली की सुविधा क्या है, यहाँ के पानी की सुविधा। जब वो हर चीज से संतुष्ट हो जाता है तब वो अपने निवेश का प्रस्ताव देता है। और निवेश के प्रस्ताव के बावजूद भी बाद भी जब वो धरातल पे क्रियान्वित होते हुए नजर आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इस बात। लेकिन सचिन जी, आनंद जी तो ये कह रहे हैं कि 20 साल में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया, अब 1 साल में क्या डॉक्टर मोहन यादव कर लेंगे। क्या जीरो निवेश था शिवराज सिंह चौहान के पूरे जितना उनका कार्यकाल रहा उसमें? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब आनंद भाई ने जो बात कही थोड़ी सी हास्यास्पद मुझे इसलिए लग रही है कि 20 वर्ष में अगर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कुछ नहीं किया था तो क्या युवा यूं ही विश्वास जता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना कर? क्या बिल्कुल मध्य प्रदेश का युवा इस बात को समझने को तैयार नहीं था कि प्रदेश में क्या चल रहा है? मतलब आप बोल रहे हैं तो बोलने के पहले थोड़ा तो आकलन कर लीजिए, थोड़ा तो उसका अपने आप एनालिसिस कर लीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि हम संतुष्ट नहीं है क्या, तो आपकी संतुष्टि आनंद भाई विपक्ष की संतुष्टि से मायने रखता है कि इस प्रदेश का युवा संतुष्ट है या नहीं है। तो इस प्रदेश का युवा बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के इस बात पे मोहर लगा रहा है कि वो इस प्रदेश की जो व्यवस्था जो रोजगार को संबंधित है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है। मैं अडानी की बात करूं, मैं अगर आवारा ग्रुप की बात करूं, मैं गोदरेज ग्रुप की बात करूं, मैं सागर ग्रुप की बात करूं, मैं शक्ति पंप की बात करूं, तो ये वो बड़ी बड़ी संस्था है जिन्होंने कहीं ना कहीं निवेश प्रस्ताव यहाँ पे दिया और उसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया है। तो हमें इस बात को समझना होगा पराग भाई कहीं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुकूल वातावरण तैयार रोजगार के लिए कर रही है, ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और निवेश लगातार आ रहा है और उनको किसी प्रकार से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उनको सारे साधन संसाधन उपलब्ध हो सके, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। जिन्होंने सचिन जी, आपने युवाओं का जिक्र किया, आपने रोजगार का जिक्र किया, तो उस पर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में क्या आप लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको प्राथमिकता मिले, कम से कम बाहर ना जाना पड़े? देखिए, मैंने प्रारंभ किया था पराग भाई, उसमें पहली लाइन मैंने ये कही थी कि मध्य प्रदेश के जो योग्य युवा हैं उनको योग्यता अनुसार अपने ही प्रदेश में रोजगार के सृजन उपलब्ध हो सके, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि ये कांग्रेस तो उसका एनालिसिस इसलिए नहीं करती क्योंकि जिन्होंने रोजगार के नाम पे आईफा अवार्ड करवाया हो उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो किस प्रकार के यहाँ पे सबमिट करवाएगी और किस प्रकार से रोजगार के सृजन उपलब्ध करवाएगी या किस प्रकार से निवेश के उस पर कार्य करेगी। मैंने जिन बड़े इंडस्ट्री के और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के नाम लिए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं, वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं, वो पूरे विदेश में भ्रमण करते हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं अगर वो यहाँ के निवेश प्रस्ताव दे रहे हैं और उसको धरातल पे क्रियान्वयन भी उसका हो रहा है, वो उनको एलओआई भी मिल चुका है, उनको भूमि आवंटन भी हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती है वो उस उद्योग के हिसाब से और यहाँ की जो सरकार है और उनकी जो नीतियां जो है वो कहीं ना कहीं उनके अनुकूल है और इसीलिए बाहर का जो उद्यमी है वो यहाँ आके निवेश करने के लिए तत्पर है। ठीक है आनंद जी, देखिए ये तो बात जग जाहिर है। आपने कहा कि 20 साल में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनको अच्छी खासी सीटें मिल गई। उन्होंने चुनाव में इतना दमखम दिखाया कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके तमाम वादों को देखते हुए सुनते हुए भी। ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये सवाल क्या कांग्रेस पार्टी ने खुद से पूछा है? और आप 20 साल या फिर बीजेपी से कर रहे हैं कि कांग्रेस से कर रहे हैं? आनंद जी, आपसे ही कर रहा हूं मैं ये सवाल। आप सरकार किसकी है? अरे आनंद जी,
किया कि आनंद 20 जी, वर्षों में। आनंद जी, आप मेरी बात सुनिए सर, आनंद जी, उन्होंने आनंद ये जी, जवाब नहीं दिया आनंद जी, कि 20 वर्षों में शिवराज आनंद सिंह जी, ने सवाल तो कितनी पूरा टैक्सियां सुन लगाई, लीजिए सर। उनके नाम गिना है, आनंद जी, उनके नाम आनंद गिना है जी, सर। आनंद जी, आप कांग्रेस की बात मत कीजिए। आनंद जी, आप ये बताइए, अरे बीजेपी जनता की को आप क्या सरकार मान रहे हैं में सर? 20 जनता को क्या मानते हैं आनंद जी? जनता को क्या मानते हैं? जनता से इस प्रश्न का अरे क्या जनता को सवाल है क्या मानते हैं सर? इन्वेस्टमेंट का? अरे ये जनता चुनाव से का जनता को आप क्या मानते हैं? अभी आपने भी डिबेट अरे जनता को क्या मानते हैं सर? आपने डिबेट किस विषय पे रखी, अपन उस पर बात करें। आपने ही कहा सर 20 साल में कुछ नहीं किया, मैंने सवाल पूछ लिया तो आपको जलन क्यों हो रही है? आप बताइए ना। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप ही का सवाल पूछ रहा हूं महाराज। नहीं आनंद जी, आपने कहा 20 साल में कुछ नहीं किया, तो 20 साल के बाद भी फिर बीजेपी की सरकार क्यों बन गई? आपने खुद से पूछा कभी? नहीं, अरे आपने खुद से पूछा? आपने डिबेट किस विषय पे रखी? मैंने आपने खुद कहा कि 20 साल में कुछ नहीं किया, तो मैंने पूछ लिया 20 साल में कुछ नहीं किया तो जनता ने बीजेपी को क्यों चुना? फिर आप बताइए क्यों चुना? ये जनता का विश्वास है, जनता का तो जनता का यही विश्वास है, जनता का यही विश्वास है सर, क्योंकि आप विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आप विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार तो करिए। बिल्कुल गलत। अगर आप बेरोजगारी की बात करें, खुद ही स्वीकार कर लिया आपने, जनता का विश्वास है। अरे खुद ही स्वीकार कर लिया ना, जनता का विश्वास है। रुक जाइए अब, बिल्कुल रुक जाइए सर, 1 मिनट रुकिए। सचिन जी आप भी रुकिए, मेरा सीधा सा सवाल है सर। आपने कहा कि 20 साल में कुछ नहीं किया, 20 साल में कुछ नहीं किया तो फिर से बीजेपी की सरकार कैसे बनी? जनता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या आप लोग एक भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे जनता के बीच में, अपनी बात को सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? हमने तो हमारी बात पूरी जनता के सामने रखी, ये लेकिन भरोसा नहीं कर रही है ना जनता आपके ऊपर। जनता भरोसा कहां कर रही है सर? अरे जनता भरोसा कहां कर रही है? और सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, बाकी तमाम प्रदेशों का उदाहरण आपको बता सकता हूं। आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं सर। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि 20 चलिए, साल में शिवराज अरे सर मैं जब पूछूंगा ना तो आप बता नहीं पाएंगे। फिर मैं जब पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे आनंद जी, इसीलिए प्लीज रुक जाइए। कम से कम बातें ऐसी करिए जो फैक्चुअल हो। प्लीज रुकिए सर, अरे बातें ऐसी करिए आनंद जी जो कोई भरोसा कर पाए। प्लीज रुक जाइए। अरे प्रदेश के विकास की बात हो रही है सर, प्रदेश के विकास की बात हो रही है आनंद जी। बातें ऐसी करिए ना जो पचे, जो डाइजेस्ट हो जाएं। आप कह रहे हैं 20 साल में कुछ नहीं किया, मैंने कहा 20 साल में कुछ नहीं किया तो जनता ने क्यों बीजेपी को चुना? तो अब आपके पास जवाब नहीं है, आप उत्तर करेंगे उस पर। कितनी नहीं, आप रुक जाइए। बात कर रहे हैं सर, आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे मैंने क्या डाइवर्ट किया आप बताइए? मैंने क्या सवाल पूछा? आनंद जी मेरा सवाल बताइए, चलिए मेरा सवाल बताइए। कितने लोगों को रोजगार दिया? मैंने सवाल क्या पूछा? मेरा सवाल बताइए, मैंने क्या सवाल पूछकर डाइवर्ट किया? जनता इस प्रजातंत्र में मालिक होती है, ये उसका होती है ना? पर होती है ना, इस बात को तो आप भी मान रहे हैं। मेरी बात तो मालिक आपको नहीं, मालिक जो है वो आपको सत्ता में नहीं रखना चाहता है सर। ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में, ना हरियाणा में, ना बिहार में, ना यूपी में, कहीं आपको मालिक नहीं रखना चाहता सत्ता में। आप ये स्वीकार तो करिए कम से कम। जब आप ये स्वीकार करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कमियां कहां पर है। इसीलिए बौखलाइए मत सर, कम से कम तथ्यों के आधार पर बात करिए। अभी भी पूरे देश में सिर्फ 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इसमें से ठीक है ना, बाकी 24 राज्य दूसरों के साथ है। ठीक है, इसलिए आप ये मत बोलिए कि ठीक है, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब आप डाइवर्ट मत करिए, अब आप डाइवर्ट मत करिए, 20 राज्य दूसरे, अब आप डाइवर्ट मत करिए सर। बीजेपी की तारीफ मत कीजिए। अब आप नहीं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप सर दिक्कत पता है, दिक्कत आप लोगों की यही है कि जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता है तो फिर आप उल जलूल बातें करना शुरू कर देते हैं। आनंद जी का ऑडियो डाउन करिए जरा, इनके पास क्योंकि जवाब नहीं है, तथ्यों के आधार पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। रुक जाइए, रुकिए सर, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आपको तारीफ लग सकती है क्योंकि आपको सवाल चुप गया, इसीलिए आपको बीजेपी की तारीफ लग रही है। कुछ नहीं चुभा, तो जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए। 20 साल में अगर कुछ नहीं किया तो जनता ने क्यों चुना फिर? अरे जवाब दीजिए ना, जनता ने क्यों चुना फिर? बीजेपी जवाब, जनता ने क्यों चुना फिर? आप क्यों पार्टी बन रहे हैं सर? ये जवाब बीजेपी। अरे आप, अरे महाराज रुक जाइए, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, ये वाला अगले सवाल पर बढ़ जाऊंगा। लेकिन कम से कम इधर उधर की उल जलूल बातें मत करिए सर। आपने सीधा कहा कि 20 साल में कुछ नहीं किया, मैंने पूछा 20 साल में कुछ नहीं किया तो जनता ने क्यों बीजेपी को फिर से चुना? आपको इसमें पेट में दर्द हो गया। रुक जाइए सचिन सक्सेना जी, जैसे जनता भरोसा नहीं कर पा रही है कांग्रेस के ऊपर,
एक मिनट रुक जाइए आनंद जी, डिबेट खराब मत करिए प्लीज। सचिन सक्सेना जी, जैसे जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, वैसे ही आपका विपक्ष भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। अब ये भरोसा कैसे कायम करेंगे? क्योंकि जब तक आप भरोसा कायम नहीं कर पाएंगे, तब तक विपक्ष भी जनता को ये बताएगा कि देखिए साहब, भरोसा तो कायम कर नहीं पा रहे, निवेश कैसे आएगा, कैसे धरातल पर उतरेगा। तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं सर कि अगर बीजेपी को बार बार जनता चुन रही है तो आपकी जवाबदेही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। सचिन जी। बिल्कुल नहीं पराग भाई, हम अपने दायित्व को लेकर पूर्ण तरह से गंभीर हैं। और रही बात विपक्ष को विश्वास दिलाने की, तो विपक्ष को विश्वास दिलाना, हम अपनी तरफ से जो बातें रख रहे हैं वो विपक्ष अगर मान सकता है तो वो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं मान सकता तो हमें विश्वास दिलाना है इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए क्या कर रही है और हम वो धरातल पे डिलीवर कर रहे हैं। इस बात से हम आश्वस्त हैं। विपक्ष क्या सोचता है और क्या नहीं, और विपक्ष को संतुष्ट करने की जवाबदारी हमारी नहीं। हम प्रयास जरूर करते हैं कि हम विपक्ष को साथ में लेकर चले, लेकिन अगर विपक्ष आंख बंद करके सोने का अगर नाटक करता है तो उसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की बिल्कुल नहीं है। हमारी दायित्व हमारे इस प्रदेश की जनता के प्रति है, जिस दायित्व का निर्वहन हम भली भांति कर रहे हैं। दूसरी बात, एक विषय इसमें थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, वो कि भारतीय जनता पार्टी की 12 राज्यों में सरकार है, तो आप देश में तो कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है वो भी आनंद जी इस बात को बताएं। और दूसरी बात, 1528 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक आज देश में हैं, इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ये होता है कि आप डिलीवर्ड क्या कर रहे हो। क्या मोदी जी पे, केंद्र पे विश्वास है तब आपकी डिलीवरी हो रही। यहाँ पे मध्य प्रदेश में माननीय मोहन जी की सरकार है और उस पर जनता विश्वास करती है, तब जाके आपके विधायक चुन चुन के बाहर आते हैं। यही कारण है कि जो जिस प्रकार से हम डिलीवर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं जनता को उस पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर कोई बात कर रही है तो निश्चित रूप से उसको कारगर वो होगी और वो धरातल पे सिद्ध भी करके दिखाएंगे। हवाई हम बात नहीं करते हैं कि हमने आईफा अवार्ड कर दिया, हमने ये बुलवा लिया, हमने वो बुलवा लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ठीक है, ठीक है। चलिए आनंद जैन जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा। ये जो निवेश आ रहा है, इस पर क्या आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, क्योंकि 20 साल में प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा है, प्रदेश पे कर्जा बढ़ा है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, रेवेन्यू अगर बढ़ता तो इस प्रदेश पे इतना कर्जा नहीं होता और न सरकार को कर्जा लेना पड़ता। ये एक बेसिक डिफेक्ट है बीजेपी सरकार का। ये हमारा रिएक्शन है फाइनल। क्योंकि कर्जा कौन सी राज्य सरकार नहीं लेती है सर? कर्जा कौन सी सरकार नहीं लेती है? सरकार नहीं लेती तो सरकार अभी कितना करोड़ का कर्जा ले रही है? कर्जा कौन सी सरकार नहीं लेती है सर? ब्याज चुकाने के लिए। आनंद जैन जी, आप मुझे कोई एक पूरे देश में कोई एक ऐसा राज्य बता दीजिए जिसके ऊपर कर्ज ना हो। और फिर मैं जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है वहां का कर्ज भी आपको बता दूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? क्या हुआ? फिर मैं आपको वहां का कर्ज भी बताऊंगा जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो प्लीज कम से कम ऐसी बातें मत करिए सर। अरे ऐसी बातें मत करिए जो कि डाइजेस्ट ना हो सर, प्लीज कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब 20 साल के पहले जब आप थे तो आपने कुछ जनरेट ही नहीं किया, इसलिए जनता को कुछ मिला ही नहीं। चलिए, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा आनंद जैन जी आपका, सचिन सक्सेना जी आपका। निवेश धरातल पर उतरे, इसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिले, प्रदेश में रहने वाले लोगों को मिले, ये बहुत जरूरी है। और ये सरकार को भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो निवेश हम धरातल पर उतार रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसका सीधा लाभ आम जनता को मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि निवेशक निवेश करने से पहले सोचे नहीं। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।